हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जीके जीएस हिंदी और करंट अफेयर की सेशन आपके बीच लाए जा रहे हैं। तो आज हम लोग जीके और जीएस की जो महत्वपूर्ण सीरीज है उस सेशन को देखते हैं और इस सेशन का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका जवाब दीजिए, ठीक है भैया। चलिए, कहा जा रहा भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को कहा जाता है, न्यूटन साहब को कहा जाता है, आर्किमिडीज को कहा जाता है या फिर पास्कल साहब को कहा जाता है। देखिए, आज के सेशन में हम लोगों ने पहले फिजिक्स का क्वेश्चन लिया हुआ है, कुछ आपको 10 क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, ठीक है भैया। पेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेट की तैयारी करने वाले लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, बराबर इसको 2-3 बार वीडियो को क्या करेंगे, इसको आगे पीछे करके बार बार रोक रोक की वीडियो को देखेंगे, 2-3 बार इसको देखेंगे तो आपका चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो आप जानते हैं, ठीक है ना। जो भौतिक विज्ञान है उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो योगदान देने वाले वैज्ञानिक हैं उनका क्या नाम है? न्यूटन। इसलिए न्यूटन साहब को क्या कहा जाता है? इसलिए न्यूटन साहब को देखते हैं भी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मतलब किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन साहब। कौन हो जाएगा? न्यूटन साहब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वी फॉर भगत सिंह। इसलिए आप जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में न्यूटन साहब ने अपना क्या किया है, बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसलिए भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन साहब को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन साहब ने दिया, आप जानते होंगे। आर्किमिडीज साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया? आप जानते होंगे भैया, आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत जो इन्होंने ही बताया था कि यदि किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में आई कमी उसके द्वारा विस्थापित जड़ की क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए, और जो हमारा जो ब्रेक होता है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? वो पास्कल साहब के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वी फॉर भगत सिंह, ठीक है भैया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, आप इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, देखिए इसको ध्यान से। कह रहा है, जिन भौतिक राशियों में परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? आप बताइएगा। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की जरूरत होती है लेकिन दिशा का नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता दूँ। देखिए, अ प्लस दिस। अ मतलब नहीं है, दिस मतलब दिशा, अर्थात किसमें दिशा नहीं है और जिसमें भी दिशा नहीं होगी वो सब कौन सी राशि होंगी? अदिश। अ प्लस दिस बराबर अदिश, अर्थात देखो आप कहीं दिखाई दे रहा है अदिश। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वी फॉर भगत सिंह। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा, मतलब परिणाम दिशा दोनों होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, आप देखिए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है, निम्नलिखित निम्न राशियों में से कौन अदिश राशि नहीं है? अब बताइए, मतलब इसमें कौन सी ऐसी राशि है, ठीक है ना भैया, जिसमें दिशा नहीं है? बताइए। आयतन है, ताप है, त्वरण है या फिर विद्युत धारा है? आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, त्वरण क्या होता है? अदिश राशि होती है। क्या होती है? सॉरी, अदिश राशि नहीं होती, वो सदिश होती है, ठीक है ना। देखिए, जिसमें भी ब आ जाए, क्या आ जाए? ब आ जाए या फिर व आ जाए, ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों की दोनों राशियाँ कैसी राशियाँ होती हैं? सदिश राशि होती हैं। कैसी होती हैं? सदिश राशि होती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या मूल राशियों की संख्या कितनी है? बताइए। मूल राशियों की संख्या कितनी है? बताइए, आपके सामने है प्रश्न भैया। ऑप्शन आपके सामने है 9, 10, 6 या फिर 7। तो बताइए कितनी होती हैं मूल राशियों की संख्या? कितनी होती है? तो आप सबको पता होगा 7 होती है। कितनी होती है? 7। ऑप्शन डी, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आप इसका राइट आंसर दीजिए।
बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए दीजिएगा आंसर। कह रहा यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका मान क्या हो जाएगा, बता दीजिए। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह कितना है, 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। देखिए भैया, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, चाहे जो वस्तु हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, लेकिन कभी द्रव्यमान बदलता नहीं है। द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसलिए कोई वस्तु पृथ्वी पर जितने किलो की रहेगी चंद्रमा पर उतने ही किलो की रहेगी। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 किलोग्राम ही हो जाएगा। ऑप्शन सी, सीपा चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, याद रखें। ठीक है, चलिए अगर वेट होता तो 1/6 हो जाता, लेकिन ये वेट नहीं है, आप 1/6 मत कर दीजिएगा। ये द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आप इसका जवाब दीजिए। कह रहा है संवेग का सूत्र क्या होता है, बताइए। संवेग का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वह क्या होता है, आप मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संवेग जो होता है P बराबर m इंटू ए होता है। P बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। आप इसको, अच्छा m इंटू भी होता है, क्या होता है, m इंटू भी होता है। P बराबर m इंटू भी होता है। ये होता है संवेग और ये होता है द्रव्यमान और ये होता है त्वरण। अर्थात क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, वेग, क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्रव्यमान गुणे वेग आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा बल गुणे समय विस्थापन, इसका विस्थापन हो जाता है, ठीक है ना। विस्थापन बटे समय, फिर हम लोग वहाँ से बल निकाल लेंगे, ठीक है ना, और बल गुणे विस्थापन तो त्वरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कह रहा है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय माप तौर अधिवेशन कब पारित हुआ था, बताइए। मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसका आप राइट आंसर मुझे बताइएगा। पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय माप तौर अधिवेशन है वह कब हुआ था, तो आपको पता होगा 1900, ऑप्शन सुन लीजिए पहले, 1971, 1962, 1960 या फिर 1972। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, तो हो जाएगा 1960। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय माप तौर अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ, कब हुआ, तो 1960 में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा जो ठोस कोड या फिर घन कोड आप कहते हैं उसका मात्रक क्या होता है, बताइए। ठोस कोड या घन कोड का मात्रक क्या होता है, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिए, देखिए बढ़िया से, उसके बाद आप क्या करिए, इसका जवाब दीजिए। ठीक है प्यारे भाई, कह रहा है रेडियन होगा, स्टेरेडियन होगा, मोल होगा या फिर हर्ट्ज होगा। तो बताइए ठोस कोड या घन कोड का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर बी, वे फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए रेडियन किसका होता है, सिर्फ कोड। अगर कोड का पूछे क्या होता है तो आप कहेंगे रेडियन, घन कोड का पूछे तो आप कहेंगे स्टेरेडियन। मोल और हर्ट्ज आप जानते हैं आवृत्ति का होता है, किसका होता है, आवृत्ति का होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। ये सब आप याद रखें। कोड का पूछे तो रेडियन, घन कोड का पूछे स्टेरेडियन, पदार्थ की मात्रा का पूछे मोल, और अगर पूछे आवृत्ति का तो क्या हो जाता है, हर्ट्ज। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी स्टेरेडियन, बी फॉर भगत सिंह। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्षेत्रफल कितने बीमी होता है। तो आप जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, द्विबीमी, त्रिबीमी, चतुर्बीमी या फिर एक बीमी। तो आप जानते हैं, आइए मैं पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ दे दूँ जिससे आप समझ जाएंगे। ये क्षेत्रफल में क्या होता है पहले आप ये बता दीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, क्षेत्रफल में हमेशा लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई कभी भी नहीं होता, आप इसको याद रखिएगा। जैसे आपने खेत, ये आपका क्या हो गया, खेत हो गया। तो खेत में बताइए ये क्या हो गया, आपका लंबाई हो गया अगर आप इधर देख रहे हैं, और ये क्या होगा आपका चौड़ाई हो गया। ऊंचाई तो होता नहीं खेत में, इसलिए लंबाई और चौड़ाई होता है। अर्थात ये कितनी बीमी होती है, द्विबीमी होती है। कौन बीमी, द्विबीमी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सब चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर आपसे आयतन पूछे तब
आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो ये त्रिविमीय होता है। आयतन क्या होता है? त्रिविमीय होता है, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है? द्विविमीय होता है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब हम लोग अर्थशास्त्र में एंट्री कर गए। कहाँ चले गए? अर्थशास्त्र में आ गए हैं, इकोनॉमिक्स में। देखते हैं, ये भी प्रश्न आपके 5 नंबर के आते हैं पेट में, आप इसके लिए क्या रहिएगा? तैयार रहिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, एडम स्मिथ साहब को, प्रोफेसर किन्स को, चाणक्य को, दादा भाई नौरोजी को। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछे तो किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक, तो आप कहेंगे एडम स्मिथ साहब को। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एफ आर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर किन्स क्या है? इन्होंने सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र में। क्या किया इन्होंने? जनसंख्या पे अपना मत दिया था। चाणक्य आप जानते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक में क्या किया? अपना योगदान दिया। और अंतिम शासक, किसके अंतिम शासक? बोलिए भैया। घनानंद, आप जानते हैं नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद को निपटाकर मौर्य वंश की स्थापना की मगध में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने द ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया पहली बार। ये सब चीज़ें आपको क्या करना है? याद रखना है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एफ आर आजाद अर्थात एडम स्मिथ साहब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, सुनिए, देखिए, समझिए और इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए, भारत में जो जनगणना हुई थी वो पहली बार किसके शासनकाल में हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, या लॉर्ड मेयो के, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप जानते हो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगर मैं पूछूं लगातार जनगणना कब शुरू हो गई भैया, तो बताइए। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब हो गई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से जनगणना क्या हो गई? कंटिन्यू हो गई, नियमित जनगणना शुरू हो गई। और यहाँ पहला पूछा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? सिविल सेवा का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है भैया, इन्होंने सिविल सेवा के बारे में बताया और इन्होंने हड़प नीति अपनाई। ठीक है, ये सब बातें आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, देखिए, सुनिए, समझिए और इसका आंसर दीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भैया, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 15 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 14 जुलाई। ठीक है, तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 11 जुलाई को आप जानते हैं जो जनसंख्या है विश्व की वो लगभग 7 अरब के करीब हो गई थी, इसलिए प्रत्येक 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? देखिए, ये पेपर में पूछा गया पेट का, आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही? जनसंख्या वृद्धि मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो बताइए किस में हुई थी? 1911 से 21 में, 61 से 71 में, 81 से 91, 2001 से 2011 में। बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कोने में रही भैया? तो वो रही थी 61 से 71 में रही थी। ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस प्रश्न को भी देखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? बता दीजिए। तो 2011 के जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे उनका क्या नाम है? केसी नियोगी या फिर सी चंद्रमौली? ठीक है ना, ठीक है भैया, सी चंद्रमौली या फिर सी रामचोल या फिर आर के मल्होत्रा। बताइए कौन है भैया? आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका मुझे राइट आंसर दीजिएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी चंद्रमौली, डी फॉर
मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, सी चंद्रमौली साहब ने क्या किया था, ये जो 2011 की जनगणना होती, जनगणना के क्या थे, आयुक्त थे। केसी नियोगी क्या थे, ये पहले चुनाव आयुक्त थे, इनको आप जानते होंगे। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। कह रहा है कि 2011, कौन कह रहा भैया, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला संघीय प्रदेश कौन है। संघीय प्रदेश का मतलब आप समझ रहे होंगे, केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था बताइए। और इसकी क्या पूछा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला संघीय प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी जो 2011 के अनुसार, वो कौन है भैया, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली और दमन द्वीप। तो आप इसका राइट आंसर मुझे क्या बताने वाले हैं, बताइएगा प्यारे भाई। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा, आज़ाद जी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थात लक्षद्वीप की जनसंख्या क्या थी, सबसे न्यूनतम थी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए आप लोग मुझे। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। चलिए अभी तो हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश देखा, अब राज्य पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है भैया, राज्य पूछ रहा है। आप बताइए, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम, बताइएगा कहाँ सबसे न्यूनतम जनसंख्या थी। आप वह राज्य बता दीजिए जहाँ की जनसंख्या सबसे न्यूनतम हो। ठीक है, चलिए बताइए। अच्छा देखिए, अगर यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पूछिए क्षेत्रफल में सबसे कम कौन है, क्षेत्रफल में तो आप गोवा को लगा देंगे। किसको लगा देंगे, गोवा को। देखिए अगर जनसंख्या में आपसे कभी पेपर में पूछे सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है, तो आप सिक्किम को लगाएंगे। किसे लगाएंगे, सिक्किम को लगाएंगे। ठीक है, अगर पूछे भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे लास्ट में मतलब सूर्यास्त कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। ठीक है, चलिए आगे भैया, चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसको आप देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए। कह रहा है देश का औसत जनसंख्या घनत्व या औसत जो जनघनत्व है वह कितना है, बताइए। हमारे देश का जो औसत जनघनत्व है वो कितना है प्यारे भाई, तो बताइए देश का औसत जनघनत्व कितना है। आपके सामने ऑप्शन है 912, ठीक है, 438, ठीक है भैया, 382 और 632। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 912 जो आप लोग लगा रहे होंगे, मुझे पता है बहुत लोग लगाए होंगे, ये अपने यूपी का है। किसका है, यूपी का जो है इतना है। और ये आपसे यूपी का नहीं देश का पूछा जा रहा है, तो देश का कुल कितना है प्यारे भाई, तो बताइए जो देश का है वो कितना है, वह है 382 है। कितना है, 382। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात देश का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 के अनुसार वो 382 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, देखिए और जवाब दीजिए। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, आज जाइए। मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या का घनत्व है, अगर वो पूछे कौन है तो आप जानते हैं, जानते नहीं तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ भी, पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य बता दीजिए। अधिकतम वाला तो सब जानते हैं, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, याद है ना। अगर न्यूनतम वाला मैं आपसे पूछूं तो न्यूनतम क्या होगा, आप मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम और मणिपुर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ 1 किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, मात्र 17 लोग रहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार की है, ठीक है ना, उसके बाद पश्चिम बंगाल की है। आप इसको भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे चलें। कह रहा है भारत का औसत लिंगानुपात कितना है। आप समझते हैं ना, संपूर्ण राज्य को देख लीजिए, उसके बाद बता दीजिए कि उसका पूरा औसत निकाल लीजिए
और बताइएगा लिंगानुपात कितना है भारत में। ठीक है, भारत का औसत लिंगानुपात कितना है आप मुझे बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है 948, 912, 929 और 443 है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। औसत जो लिंगानुपात है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात 943। भारत का औसतन लिंगानुपात कितना है, 943 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, उसको पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, किस क्षेत्र का, गांव में रहने वाले लोगों का जो लिंगानुपात है वो कितना है बताइए। गांव में रहने वाले लोगों का लिंगानुपात कितना है, 929, 949, 912, 943। तो बताइए इनका लिंगानुपात कितना है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है ना भैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात 949। कितने भैया, 949। क्या है, 949 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वह 949 है। कितना है, 949। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपके संपूर्ण जो प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो सीरीज है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। प्यारे भाई आप लोग वीडियो को रोक कर, ठीक है ना, अपना आंसर पहले दें, उसके बाद फिर क्या किया करें, फिर मैं जो आंसर बताऊँ उसको देख के अपना सही गलत कर लिया करिए। आपके कितने सही होते हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, आपके कितने सही होते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब तो करेंगे, साथ साथ शेयर करेंगे, और जो ये वीडियो है उसको आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है ना, ये पूरी ईमानदारी के साथ बनाई जाती है। ठीक है भैया, चलिए अभी हम लोग धीरे धीरे थ्योरेटिकल क्लास भी लाने वाले हैं, जैसे अभी बिहार में लाया गया था, एक पार्ट लाया गया है। ठीक है, तो अभी बिहार पुलिस का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और नियर अबाउट एग्जाम आ जाए लगभग, इसलिए उसको डाल दिया जाए। ठीक है, उसमें संपूर्ण निचोड़ रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने सभी भाइयों तक इस वीडियो को शेयर भी किया करें। ठीक है भैया, चलिए इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं प्यारे भाई। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल प्यारे भाई, शुभ रात्रि।